हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नरेशन। प्यारे विद्यार्थियों, नरेशन को डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो हम इसके सारे रूल पढ़ेंगे और कौन कौन से नियम, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, आपको कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, कौन कौन से सेंटेंस आप सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 5 भाग हैं। एसेटिव से लगाकर एसेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, सारे सेंटेंस हम पढ़ेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझे कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सारे कंपटीशन में आते हैं। इन चैप्टर को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। रिपोर्टेड स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो इसका मतलब आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, चाहे बोर्ड हो चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम हो। हम शुरू करेंगे, लेकिन साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है, आप सिर्फ इसमें 30 मिनट दे दीजिए, ज़्यादा नहीं। 30 मिनट में यह टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। इस टॉपिक में हमने बता रखा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से अपन इसको अच्छी तरह से नियमों के साथ समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है नरेशन, और इसे अच्छी तरह से समझें। और अगर कोई चैप्टर का पॉइंट समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कहीं आपको कोई कनेक्टिव समझ में नहीं आता, तो हम हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर लिखें। हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, आप अपना कमेंट बॉक्स में सजेशन देना न भूलें। आपको कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या आप अगले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, आप अपना राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मोस्टली वेलकम। हम शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको हर चैप्टर को समझना है और आपके परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है। हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम नियमों के साथ इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट स्पीच से अपन को बदलना होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, इसे नरेशन भी कहते हैं। अब इसके नियमों की बात करें, एक एक नियम आप अच्छी तरह से समझिए। पहला नियम क्या कहता है, जब वक्ता लॉयर के शब्दों को उसी शब्दों में कहा जाता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ऐसी दशा में कहने वाला के शब्दों को अपन इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई कही गई बात डायरेक्ट रूप से होती है, कोई बात डायरेक्ट कही जाती है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच के कहने वाले व्यक्ति की बात हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। अब हमारा दूसरा जो नियम है, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में जब वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, और उसको कहने का अर्थ ये है कि अगर अपन इसे इनडायरेक्ट नरेशन में अपन इसको व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच को अपन उसको दूसरे शब्दों में इनडायरेक्ट में बदल के कहते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सीता सेड टू मी आई एम गोइंग टू ब्यावर टुडे। सीता ने मुझे कहा आज मैं ब्यावर जा रही हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट, इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान रखना, इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सीता सेड टू मी, ये और आई एम गोइंग टू ब्यावर टुडे, तो ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि बात डायरेक्ट की गई है। अब इसके भाग कौन से समझते हैं। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के पहला वाला, ध्यान रखना ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर शॉर्ट में बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब को आरवी कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस कहते हैं। क्या कहते हैं अच्छी तरह से समझना आपको, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये शॉर्ट में हम कहेंगे आरवी और आरएस।
अब हमारा तीसरा नियम पर चर्चा करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अभी मैंने ये समझाया, ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट में कहते हैं आरएस। अब हमारा चौथा नियम है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। जब अपन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हम इनडायरेक्ट मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं? हटा देते हैं। ये समझ में आई बात? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। अब हमारा पांचवा रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते समय कनेक्टिव संयोजक शब्द, जो वर्ड जिसे कनेक्ट करते हैं उसे संयोजक शब्द और इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव वर्ड्स। और कौन कौन से हैं पांचों सेंटेंस में? दैट, इफ और टू। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, 3 प्रकार के कनेक्टिव हमें यूज करने हैं, दैट, इफ और टू। अब हम आगे चलते हैं। हमें एक बात का ध्यान होना चाहिए कि अंग्रेजी में पर्सन कितने होते हैं? पुरुष, हिंदी में कहते हैं पुरुष और इंग्लिश में कहते हैं पर्सन। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है, उसी तरह से अंग्रेजी में भी पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी हैं, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से ध्यान रखना। फर्स्ट पर्सन आई और वी हैं, सेकेंड पर्सन यू हैं, केवल यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, बबीता, विशाल, परवीन, माय फादर, माय अंकल, ऑल नेम्स, जितने भी नाम हैं सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया होगा, आपको पर्सन भी दिमाग में रखना है। कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी हैं, सेकेंड पर्सन यू हैं, और इसके अलावा जो बच जाते हैं वो सारे थर्ड पर्सन है। अब हमारा अगला छठा नियम है, नरेशन का जो नियम है, नरेशन किस पर आधारित है? सन। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है उस SON सन पर आधारित है। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंज। प्यारे विद्यार्थियों एक बात याद रखना, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन और डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये सन नियम पर आधारित है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। समझ आए ना? एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक किस पर आधारित है, तो आप इतना सा बता दीजिए ये SON पर आधारित है। यू सन का मतलब बेटा होता है, पुत्र, लेकिन ये नियम SON पर आधारित है। अब हमारा 7वां नियम है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई और वी हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरह से ध्यान रखें, यानी फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन कौन सा? आई और वी हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये बात ध्यान रखना। अब हमारा 8वां नियम पर चर्चा करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन सिर्फ यू हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये बदलता है। प्यारे विद्यार्थियों जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट द सेकेंड पर्सन इट मीन्स यू of the reported speech will be changed according to the object of reporting verb। यानी कहने का तात्पर्य है कि सेकेंड पर्सन यानी यू वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यानी एस आ गया सब्जेक्ट, ओ आ गया ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन ही, सी, इट, ऑल नेम्स हमेशा कभी नहीं बदलता है। प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टेड स्पीच द थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी नो चेंज, यानी रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन हमेशा कभी नहीं बदलता है। आपको ये बात समझने मतलब ये याद रखना होगा कि कौन कौन से नियमों पर ये रिपोर्टेड स्पीच टिका हुआ है। तो सबसे पहले अपन को ये दिमाग में रखना है कि पर्सन कितने होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, यानी 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी हैं, ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और जैसे सब्जेक्ट ये बात एग्जाम्पल आया था, यहाँ आपको ध्यान रखना
ये जो है ये हमेशा आईवी है ना, ये हमेशा इसके अनुसार बदलता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, वो हमेशा आरवी के ऑब्जेक्ट यानी पास में देखकर बदलना होता है, और थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है। और अब हम डिस्कस करेंगे हमारा रूल नंबर 9। रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूं, अच्छी तरह से ध्यान देना विद्यार्थियों, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम शुरू करते हैं अब एग्जाम्पल के जरिए। राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू अजमेर टुडे। राम ने मुझे कहा आज मैं अजमेर जा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो है रिपोर्टेड स्पीच, और जो बाहर वाला सेंटेंस है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा पर्सन है? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? यहाँ आरवी के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और माई फादर है तो ही, और माई मदर है तो शी। और अब ध्यान रखना है, जैसे अपन चेंज करने पहले आरएस का फर्स्ट पर्सन हमेशा आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी ये रूल हो गया। अब जैसे ये देखो, राम टोल्ड मी दैट, दोनों को जोड़ेंगे दैट और आई ही में बदल जाएगा, और इज एम आर, अब मैं आगे टेंस की टेबल समझाऊंगा, इज एम आर वॉज वर में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। तो आंसर क्या बना? पहले तो आपको ये समझना, पर्सन चेंज करना समझना है। राम टोल्ड मी दैट, ही क्यों आया? आई को देखकर आगे देखा, राम है तो राम क्या है? किसी स्टूडेंट, किसी का नाम है, और लड़का है तो ही, और लड़की है तो शी। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज क्यों है? आगे टेबल है, गोइंग टू अजमेर। टुडे का दैट डे होता है, ये भी इसकी भी आगे टेबल है, आपको अच्छी तरह से समझना है कि टुडे किस में बदलता है, नाउ किस में चेंज होता है, टू नाइट किस में चेंज होता है। तो फिलहाल आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि ही क्यों आया, या आई है, आई आने पर रिपोर्टिंग वर्ब को देखा, सब्जेक्ट को, राम है, पुरुष है, लड़का है तो ही बनेगा, लड़की होती तो शी बनता। अब ये देख लीजिए, अंजू सेड टू कविता, अंजू ने कविता को कहा यू हैव ए न्यू बुक नाउ, अब तुम्हारे पास नई किताब है। प्यारे विद्यार्थियों, यू रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा पर्सन है? सेकेंड। किसके अनुसार बदलेगा? इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कविता क्या है? लड़की, तो यू किस में चेंज हो जाएगा? शी में। अंजू टोल्ड कविता, अपन आंसर चेंज करें, ध्यान रखना, एक नेम पढ़ लो, आरएस का सेकेंड पर्सन यू हमेशा आरवी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और जैसे अभी बताया, अंजू टोल्ड कविता दैट, सी क्यों आया? यहाँ पर देखा ऑब्जेक्ट को, तो कविता है, कविता लड़की है तो सी हो गया। हैवेज हमेशा हैड में चेंज होता है, और न्यू बुक और नाउ का देन होता है, लेकिन इसके नियम सब, इसके टेबल आगे बनी हुई है। फिलहाल आपको यू क्यों बदला, इसमें ये बदलना है, ये जानना है। अब हमारा अगला एक एग्जाम्पल और है। थर्ड, पायल सेड टू अक्षिता भावना इज माई बेस्ट फ्रेंड, और पायल ने अक्षिता को कहा भावना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो है फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन का एग्जाम्पल है, ये थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल है। और रिपोर्टेड स्पीच का मैंने पहले ही बताया कि थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है। तो आप ये सेड टू वाला नियम आगे बताऊंगा, ये लिखा हुआ नेम आरएस का थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता है, याद रखना आपको। पायल, अब यह आंसर हो गया, इनडायरेक्ट में ये बदला गया, पायल टोल अक्षिता दैट भावना इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है। माई आने पर सबसे आगे देखना है, यानी आई मी माई हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार देखकर बदलना है। तो भावना वॉज हर इसलिए आया, आगे पायल है बेस्ट फ्रेंड, यानी पायल टोल्ड अक्षिता दैट भावना वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। पायल ने अक्षिता को बताया कि भावना उसकी बेस्ट फ्रेंड है, ये इनडायरेक्ट में है, इसको अपन ने इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया। अब हमारा एक और एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। ही सेड टू मी शी विल गो टू सोजर सिटी टुडे, और उसने मुझे कहा कि वह आज सोजर सिटी जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी थर्ड पर्सन है, और कैसे बदलेंगे? ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो दैट कनेक्टिव लगेगा, ये संयोजक शब्द है, और सी का सी रहेगा, विल का वुड हो जाएगा, क्योंकि सैड आने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, तो सी वुड गो टू सोजर सिटी टुडे का दैट डे होता है, इसकी भी आगे टेबल है।
अब हमारा 10वां नियम की बात करें, रिपोर्टेड स्पीच का आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात अच्छी तरह से आपको याद रखनी होगी कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, और इससे कौन कौन से शब्द बने हैं, आई, मी, माई एंड माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्व्स, ये सारे हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यानी सबसे आगे देखना है, कहाँ देखना हमें, सबसे आगे, तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, हमारे आगे एक एग्जाम्पल और आ रहा है। She said to me, I will do my work myself today। ये मैंने क्यों एग्जाम्पल लिखा कि माई सेल्फ किसके अनुसार बदलेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो she said to me, I will do my work myself today, आंसर क्या बनेगा, said to हमेशा told में बदलता है। She told me that, I आने पर कहाँ देखेंगे, आगे, तो she का she बनेगा, सी वुड, विल का वुड बनेगा, डू का डू, और माई आने पर फिर आगे देखेंगे, क्योंकि आई, मी, माई हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आगे लड़की है तो यह हर हो गया, सी विल डू हर वर्क, और माई सेल्फ आगे देखा तो हर सेल्फ हो गया, टुडे का हो जाएगा दैट डे। प्यारे विद्यार्थियों, अब एक आपको विशेष बात ध्यान रखना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड है, ध्यान रखना, वापस से समझा रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ये टेबल लागू होगी। कौन सी टेबल, ये हैं चेंजेस ऑफ टेंस, कैसे टेंस बदलेगा ये ध्यान रखना है। डी टेबल है, सबसे महत्वपूर्ण टेबल है और इसे टेंस टेबल कहते हैं। ये कब लागू होती है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सैड हो, तब सारी टेबल इस तरह से लागू हो जाती है। अब अपन शुरू करते हैं टेबल में। सिंपल पास्ट टेंस हमेशा, ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में बदलता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है, तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। फर्स्ट फॉर्म, अब मैं नियम बता रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म हमेशा सेकेंड फॉर्म में बदलेगी, ध्यान रखना, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस इन सेकेंड फॉर्म में बदलेगी। डू डज का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, और ये फर्स्ट फॉर्म किस में बदलेगी, सेकेंड फॉर्म में। डोंट और डजंट हमेशा डिड नॉट और डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलता है। इज, एम, आर, आईएनजी फॉर्म हमेशा वॉज, वर, आईएनजी फॉर्म में बदलेगी। ध्यान रखना, इज, एम, आर, आईएनजी फॉर्म हमेशा वॉज, वर, आईएनजी फॉर्म में चेंज होगी। कहने का तात्पर्य है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलेगा। अब हमारा अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगी। अगला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होगा। हैव, हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी हमेशा हैड बीन आईएनजी में बदलेगा। ध्यान रखना, हैव और हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म हमेशा हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में चेंज होगी। कहने का तात्पर्य है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होगा। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस की ओर। पास्ट टेंस में ध्यान दीजिए, ये टेबल लागू होगी। सिंपल पास्ट यानी सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगी। सिंपल पास्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। कहने का तात्पर्य है कि सेकेंड फॉर्म आने पर हम हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। डिड का मतलब भी सेकेंड फॉर्म होता है और ये आने पर भी हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। डिड नॉट आने पर हेड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि डिड नॉट का मतलब भी सेकेंड फॉर्म होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है। वॉज, वर प्लस आईएनजी फॉर्म हमेशा हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में बदलेगा। तो ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस वो हमेशा कभी चेंज नहीं होता है। अब हम मॉडल की बात करते हैं और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों,
सैड आने पर सेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सेल हैव थर्ड फॉर्म है तो शुड हैव थर्ड फॉर्म हो जाएगी। मस्ट में कोई चेंज नहीं होता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है। हैवेज प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो हैव हैज हमेशा हेड में चेंज होता है, ध्यान रखना। अब सेड टू होने पर टेबल ई की बारी है, जो टाइमिंग टेबल है जिसे चेंज ऑफ एडवर्ब्स कहते हैं। ये आने पर ये एडवर्ब इसमें बदल जाएंगे। टुडे का नाउ का देन होता है, दिस का दैट होता है, दीज का दोज होता है, टू नाइट का दैट नाइट होता है, टुडे का दैट डे होता है, अगो का बिफोर होता है, जस्ट का देन होता है, कम का गो होता है, हियर का देयर होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, लास्ट वीक लास्ट मंडे लास्ट ईयर का द प्रीवियस वीक प्रीवियस ईयर प्रीवियस मंथ होता है, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ द फॉलोइंग डे द फॉलोइंग ईयर होता है, और यस्टरडे मॉर्निंग का द प्रीवियस मॉर्निंग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टेबल मैंने आपको बताई हैं, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, टू नाइट टुडे का दैट डे, अगो का बिफोर, जस्ट का देन, कम का गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपका पूरा सेंटेंस सही हो। अब हम सबसे पहला सेंटेंस की बारी है, अपन शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस। प्यारे विद्यार्थियों, असर्टिव सेंटेंस को साधारण वाक्य भी कहते हैं। क्या नियम है इसमें अच्छी तरह से समझना है। हम सबसे पहले हमारा टेंस शुरू होता है, सबसे पहला हमारा सेंटेंस शुरू होता है असर्टिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इम्पेरेटिव, उसके बाद ऑप्टेटिव, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी। तो ध्यान दें, अब असर्टिव सेंटेंस के क्या नियम है, साधारण वाक्य किस में चेंज होता है। असर्टिव सेंटेंस में निम्न परिवर्तन होंगे। से को से में बदलते हैं, सेड टू को ध्यान रखना, सेज टू को टेल्स में, सेड को सेड में, सेड को सेड में ही बदलते हैं, और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। हमारा एग्जाम में ज़्यादातर सेड से शुरू होता है, इसलिए सेड टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में। आर वी और आर एस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे तो एसेटिव सेंटेंस में हम दैट प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, दैट। एसेटिव सेंटेंस में आर वी और आर एस को जोड़ते समय दैट का इस्तेमाल होता है। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, क्या इस्तेमाल होता है, दैट का। क्या करते समय, आर वी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच को दोनों को जोड़ेंगे तो हम ये कनेक्टिव, ये संयोजक सब काम में लेंगे। एग्जाम्पल सामने है, हिमांशु सेड टू मी सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। हिमांशु ने मुझे कहा वह मेरी बेस्ट सिस्टर है। ध्यान रखना, हिमांशु सेड टू मी सी इज माई बेस्ट सिस्टर। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, हिमांशु सेड टू आया, मैंने अभी बताया टोल्ड में बदला, हिमांशु टोल्ड मी, दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो इसे कनेक्टिव कहते हैं, दैट। ये आर वी और आर एस को जोड़ते समय काम लिया जाता है। सी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। और यहाँ इज एम आर अभी मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। तो सी वॉज, हिज क्यों आया कि माई देखने पर आगे देखेंगे, आगे लड़का है तो हिज और लड़की होती तो हर। तो सी वॉज हिज बेस्ट सिस्टर, सी वॉज हिज बेस्ट सिस्टर। हिमांशु टोल्ड मी दैट सी वॉज हिज बेस्ट सिस्टर। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये एसेटिव सेंटेंस था। अब हम आगे चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, फिर आगे हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल आप एसेटिव सेंटेंस में क्या याद रखेंगे, सेड टू टोल्ड में बदलता है, सेड का सेड ही रहता है। आर वी और आर एस को जोड़ेंगे तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्यारे विद्यार्थियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निम्न परिवर्तन होंगे। अब इसकी पहचान क्या होगी, इन्वर्टेड कॉमा आएगा। क्या आएगा पीछे, सेंटेंस के पीछे इन्वर्टेड कॉमा। और रिपोर्टेड स्पीच या तो हेल्पिंग वर्ब जैसे डिड है, डू है, या फिर WH वर्ड से शुरू होगी। तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना है, उस समय अपन को क्या करना है, ये टेबल लागू होगी। से को आस्क में बदलेंगे, सेज टू को आस्क में बदलेंगे, सेड को आस्क्ड में, सेड टू को भी आस्क्ड में बदलेंगे। अगर एक ये नियम विशेष है, कनेक्टिव वर्ड इफ लगेगा यदि रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रखना, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब, अब कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैव, हैज, ये तो सात तो प्रेजेंट की हैं। वॉज, वर, हैड और डिड ये पास्ट की है, और सेल और विल
ये अगर शुरू हो, इससे अगर रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो तो हम आर बी और आर एस को इफ से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? इफ से। यदि रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तो कोई कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम व्हाट, वाई, वेयर से शुरू करें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई कनेक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने ये नियम कभी पढ़ा है? इफ के बाद और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सब्जेक्ट आता है। डब्ल्यू एच वर्ड और इफ के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, डायरेक्ट स्पीच है। हरी सेड टू मी, हरी ने मुझे कहा, आर यू रीडिंग अ बुक नाउ, क्या तुम अभी किताब पढ़ रहे हो? तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो ये इंट्रोगेटिव मार्क्स हैं, इसलिए इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। जब मैंने अभी आपको बताया, अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस, बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कनेक्टिव हमेशा इफ लगता है। क्या लगता है? ये इफ लगता है। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तो कोई भी कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। हरी सेड टू मी, आर यू रीडिंग अ बुक नाउ, हरी ने मुझे कहा, क्या तुम अब किताब पढ़ रहे हो? तो हरी, अब सेड टू किस आस्क्ड क्यों आया? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या इतना बड़ा चिन्ह है। हरी आस्क्ड मी, इफ क्यों लगा? आर बी और आर ए से शुरू हो रहा है, जोड़ेंगे, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ इसलिए इफ आया। आई क्यों लगा? क्यों आने पर सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। मे का वापस आई हो गया। और आई वॉज रीडिंग अ बुक देन, और नाउ का क्या हो गया? देन हो गया। तो ध्यान रखना, हरी आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग ए बुक देन। अगला क्वेश्चन है, माई ब्रदर सेड टू मी, डिड यू गो टू सी योर फ्रेंड इन द हॉस्पिटल? डिड यू गो टू सी योर फ्रेंड इन द हॉस्पिटल? प्यारे विद्यार्थियों, इस सेंटेंस को कैसे करेंगे? अब आपको ध्यान रखना, या डिड है ना तो इंट्रोगेटिव मार्क्स हैं, और जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क्स हट जाएगा। माई ब्रदर आस्क्ड क्यों लगा? कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। माई ब्रदर आस्क्ड मी, और अब यह डिड है, डिड यू, तो यहाँ पर यू आने पर यहाँ देखना है, मे का वापस आई बन जाएगा। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू सी माई फ्रेंड इन द हॉस्पिटल। इफ आई हैड गॉन टू सी माई फ्रेंड इन द हॉस्पिटल। अब आपको ध्यान रखना होगा कि हैड क्यों आया? ये डिड के कारण। डिड का मतलब सेकंड फॉर्म होता है, और सेकंड फॉर्म हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। तो और योर आने पर ध्यान रखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच के बीच में योर है तो हमें कहाँ देखना है? हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर मी है तो योर का माई हो जाएगा। इस तरह से इसके नियम हैं। और इन द हॉस्पिटल, माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू सी माई फ्रेंड इन द हॉस्पिटल। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, जिसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। इसके क्या नियम हैं आपको चित्र से समझना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान आर एस से। अब आर एस का ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच में या तो सेंटेंस में से शुरू होता है, या गुड बाय, या गुड नाइट, गुड मॉर्निंग से शुरू होता है। तो ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा ऑलवेज ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा इच्छा बोधक वाक्य से शुरू होता है, यानी मे, गुड बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग से शुरू होता है। और इसका अगला नियम है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, प्रार्थना, कामना, आशीर्वाद, श्राप आने पर वाक्य का मे से शुरू होता है। वाक्य किससे शुरू होता है? मे से। ध्यान रखना। अगला हमारा नियम है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सैड को या तो विश्ड में, या ब्लेस्ड में, या कर्स में, यानी कर्स में बदलते हैं, और या फिर प्रेयर में। मे को माइट में बदलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मे का पास्ट टेंस माइट होता है, और इंटरजेक्शन चिन्ह को हटा देते हैं, यानी पीछे साइन ऑफ इंटरजेक्शन जो चिन्ह आता है वो हटा देते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, कनेक्टिव दैट का प्रयोग होगा, यानी एसेटिव सेंटेंस में ये, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो जैसे
या इससे स्टार्ट होता है तो इफ़ लगता है, या WH वर्ड से शुरू हो तो WH वर्ड का WH वर्ड ही होता है। अब यहाँ पर बात करें, वापस अपन चर्चा करते हैं। कनेक्टिव दैट का प्रयोग होगा रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, थैंक और गुड बाय आने पर कनेक्टिव दैट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? दैट का प्रयोग नहीं होता है। अगर वाक्य गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून से शुरू हो तो कोई दैट कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एग्जाम्पल के जरिए समझ में आएगा। अजय सेड टू मी, अजय ने मुझे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको दीर्घायु दे। तो वाक्य किससे शुरू हुआ? यानी RS रिपोर्टेड स्पीच में से शुरू हुआ है, तो ये सेंटेंस निश्चित रूप से ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और कैसे करें? यहाँ पर अजय ने मुझे कहा, ईश्वर आपको लंबी उम्र दें, तो उसने कामना की। अजय विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, अजय ने कामना की कि मैं लंबे समय तक जीऊँ। अब यहाँ आपके दिमाग में आता है कि आई क्यों आया? यू आने पर यहाँ देखेंगे मी का वापस सब्जेक्ट बनेगा आई, और अजय विश दैट यानी RV और RS को जोड़ना है तो दैट लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान ना, यू आने पर यहाँ देखा मी का आई बन गया, मे का पास्ट टेंस माइट होता है, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अगला है पायल सेड मे यू गो टू हेल, पायल ने कहा भगवान आपको नर्क में भेजें। हेल का मतलब नर्क। मे यू ऑल गो टू हेल, यानी ईश्वर करे कि आप नर्क में जाए। तो उसने क्या दिया? श्राप दिया। हेल शब्द आते अपन को कर्स यूज करना है। क्या यूज करना? कर्स्ड। तो ये बातें कुछ ध्यान रखनी है। और बाकी में आने पर विज्ड यूज करना है। पाइल अ कर्स दैट दे ऑल माइट गो टू हेल, पाइल ने श्राप दिया कि वे सभी नर्क में जाए। अब आपको दिमाग में आया कि यहाँ पर यू है तो इसका जो किसके अनुसार चेंज होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपको अब यहाँ पर दे मानना पड़ेगा, तब दे आएगा। मी मानोगे तो आई आएगा, हिम मानोगे तो ही आएगा। अब हमारा हमेशा ध्यान रखना, कर्स कब लगता है? जब कोई हेल शब्द आता है, हेल या रूइन, ये दो शब्द हमेशा श्राप के लिए यूज होता है। RUIN। अगर कई शब्द देखो रूइन आ गया है तो इसका मतलब बर्बाद होना है, और इसका मतलब कोई आपको मतलब ये श्राप दे रहा है, कर्स कर रहा है। अब हमारा प्यारे विद्यार्थियों, इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसका मतलब आदेशात्मक वाक्य होता है। क्या नियम है इसके? इम्पेरेटिव सेंटेंस में निम्न परिवर्तन होंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान सबसे पहले दिमाग में रखनी, वर्ब से शुरू, यानी अगर कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू हो, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब से शुरू होना इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी RV और RS को, अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को सेड इस प्रकार बदलते हैं। अपन ये जो सेड है या तो ऑर्डर में या ऑर्डर्ड में या एडवाइस में या एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड या रिक्वेस्टेड आएगा। अब ध्यान रखना, यदि कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं लेकिन टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्यारे विद्यार्थियों, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आंसर देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का एक आंसर है डोंट हमेशा फॉरवर्ड या नोट टू में बदलता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये नियम विशेष है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर नॉट आ गया, डोंट आ गया, डिडंट आ गया तो हमेशा फॉरवर्ड में बदलता है, या नोट टू से चेंज करो। जैसे पेरेंट्स, अब देखो पेरेंट, अब ऑर्डर कौन कौन देते हैं, किस में क्या बदलेगा? एडवाइस हमें कौन कौन देता है? माता पिता। पेरेंट्स हमें एडवाइस देते हैं, डॉक्टर हमें एडवाइस देते हैं, एडवोकेट यानी वकील हमें एडवाइस देते हैं, और फैमिली मेम्बर हमें एडवाइस देते हैं। ऑर्डर कौन कौन देते हैं? द प्रिंसिपल, द कैप्टन, द जज और टीचर और मास्टर, ये हमेशा ऑर्डर देते हैं। रिक्वेस्ट कौन कौन करता है? बेगर यानी भिखारी, यंगर यानी छोटे, सर्वेंट यानी नौकर, और फ्रेंड्स यानी दोस्त। ये सब क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच, टीचर ने हमें कहा मेरी बात सुनो जब मैं पढ़ाता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाक्य किससे शुरू हुआ? वर्ब से। वर्ब क्या? लिसन। आंसर क्या होगा? सबसे पहले इसको सेड टू का जवाब देना होगा, यानी क्या ध्यान रखना, सेड टू किस में चेंज होगा? द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन हिम व्हेन ही टॉट, द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही वाज टॉट।
अब ये दोनों ये वर्ब हैं और आर वी और आर एस टू से जुड़ेगा, पहली बात, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। द टीचर ऑर्डर्ड, क्यों दिया ऑर्डर? टीचर हमेशा ऑर्डर देता है। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट। राम सेड टू मी, राम सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। अब राम ने अपने दोस्त से कहा कठिन मेहनत करो। राम एडवाइज हिज फ्रेंड्स टू वर्क हार्ड। राम ने अपने दोस्तों को, अब ये हमेशा ध्यान रखना, टू से शुरू होने वाले वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य टू से जुड़ते हैं, तो यहाँ पर संयोजक शब्द कनेक्टिव क्या है? टू से जुड़ेगा। राम एडवाइज हिज फ्रेंड्स टू वर्क हार्ड। राम ने अपने दोस्तों को कठिन मेहनत की सलाह दी। तो दोनों वाक्य इस टू से क्यों जुड़ा? कि रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से शुरू हुआ है। अगला है द प्रिंसिपल सेड सिट डाउन बॉयज। प्रिंसिपल ने कहा नीचे बैठ जाओ बच्चों। द प्रिंसिपल क्या देता है? ऑर्डर। द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन। टू क्यों जुड़ा? कि हमेशा ये जो सेंटेंस है वो हमेशा टू से जुड़ता है और हमेशा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान यही है, वर्ब से शुरू होना और दोनों आर वी और आर एस को टू से जोड़ना। द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज़ टू सिट डाउन। प्रिंसिपल ने लड़कों को नीचे बैठने का आदेश दिया। रमेश सेड टू मी डोंट गो नियर द फायर। रमेश ने मुझे कहा आग के पास मत जाइए। तो डोंट आते ही फॉरबिड करना है। रमेश फॉरबिड मी टू गो नियर द फायर। रमेश ने मुझे आग के पास जाने से मना किया। फॉरबिड की स्पेलिंग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, FORBAD, फॉरबिड यानी मना करना। तो रमेश एडवाइज मी नॉट टू गो नियर द फायर। अब मैंने आपको पहले ही बताया, जब नॉट टू से भी चेंज कर सकते हैं और इस तरह से भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। रमेश एडवाइज मी नॉट टू गो नियर द फायर। प्यारे विद्यार्थियों, एक नियम हमारे सामने आ रहा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच लेड से शुरू हो गया, ध्यान रखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच लेड से शुरू हो गया तो वहाँ पर दे शुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ज़्यादातर यही होता है। और सेड टू के स्थान पर या तो प्रपोज्ड लगा दो या सजेस्टेड लगा दो। कनेक्टिव इसमें दैट लगेगा, ध्यान रखना, इसमें कनेक्टिव क्या लगेगा? टू नहीं, दैट लगेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। मनोज सेड टू किशोर। मनोज ने किशोर से कहा लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ हम घूमने चलें। तो यहाँ पर लेट्स हैं तो यहाँ पर प्रपोज्ड आएगा। मनोज प्रपोज्ड किशोर दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। दे शुड क्यों आया? इस लेट्स के कारण, क्योंकि ये लेट किससे बना? अभी मैंने आपको बताया लेट और अस से बना है। किससे बना है? लेट्स। तो लेट किससे बना है? अस। और अस किससे बना? वी से। और वी हमेशा किस में चेंज होता है? दे में। तो ध्यान रखना, यहाँ पर दे शुड का प्रयोग होगा। जब कभी लेट्स आता है तो आपको दे शुड का प्रयोग करना है और कनेक्टिव दैट का प्रयोग करना है। मनोज प्रपोज्ड किशोर दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। इसी तरह से एक एग्जांपल और है। द गर्ल सेड लेट्स अ प्ले क्रिकेट मैच नाउ। लड़कियों ने कहा आओ हम आज क्रिकेट खेलते हैं। तो लड़कियों ने क्या किया? सजेस्टेड किया। आप प्रपोज भी कर सकते हैं, सजेस्टेड ज़्यादा अच्छा रहता है। द गर्ल्स सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले अ क्रिकेट मैच दैट डे। दे शुड, वी हमेशा दे में बदलता है। दे शुड प्ले अ क्रिकेट मैच दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा सेंटेंस आ रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे विश्व में बोधक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रसन्नता, जॉय, शौक, मौन या शौक, सोरो, दुख, आश्चर्य आदि प्रकट होते हैं। क्या नियम कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है आरएस का एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होना, यानी विश्व में बोधक शब्दों से शुरू होना, पहला नियम। यानी हमेशा आरएस एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होंगे। और जैसे इंट्रोगेटिव हमने बताया, अभी ऑप्टेटिव हमने बताया, इंपेरेटिव हमने पढ़ा, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से शुरू होगा। सैड को निम्न प्रकार से चेंज करेंगे। अगर अलास आता है, अलास यानी दुख आने पर सैड की जगह पर हम लिखेंगे एक्सक्लेम विथ सॉरो, यानी दुख के साथ स्पष्ट किया। हुरे आने पर प्रसन्नता है, एक्सक्लेम विथ डिलाइट या जॉय। आप चाहो तो एक्सक्लेम विथ जॉय भी कर सकते हैं। ओहो आने पर एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, ये मतलब सरप्राइज हो गया। इसको ओहो आने पर हम सैड की जगह पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज।
व्हाट और हाउ आने पर सैड की जगह हम लिखेंगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज या एक्सक्लेम विद जो भी है वर्ड के अनुसार। हाउ और व्हाट आने पर तो सरप्राइज होता है, तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। कनेक्टिव इसमें दैट का प्रयोग होगा, आरवी और आरएस को दैट से जोड़ेंगे। व्हाट और हाउ एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स को हटा देते हैं, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे ना तो व्हाट और हाउ हट जाता है। एक्सक्लेमेटिव मार्क्स को भी हटा देते हैं, इन जो विस्मयबोधक वाक्य वचन होता है उसको भी हम हटा देते हैं। हाउ और व्हाट आने पर अपनी ओर से दैट, वाज और वे का प्रयोग करना पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये नियम सबसे इम्पोर्टेंट है। व्हाट और हाउ आने पर अपनी ओर से द, वाज और वेरी को हटा देते हैं, इसका यूज करके हटा देते हैं। ए एन हटा दो, अगर ये व्हाट और हाउ आता तो ए एन भी हट जाएगा। ब्रेवो आने पर अपलोडेड सेइंग यानी प्रशंसा करते हुए कहा, तो ये लिखना है अगर ब्रेवो या ब्रवो आता है तो। अब एग्जाम्पल आपके सामने है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से, सुनील सेड, सुनील ने कहा, अलास मोहन इज नो मोर इन द वर्ल्ड, सुनील ने कहा दुख है कि मोहन इस दुनिया में नहीं रहा। तो अलास आने पर क्या करेंगे, सुनील एक्सक्लेम विद सोरो, अपन क्या लिखेंगे एक्सक्लेम विद सोरो, दोनों वाक्य को जोड़ेंगे आरवी और आरएस को, दैट से मोहन थर्ड पर्सन है, कभी चेंज नहीं होगा। इज एमआर वॉज वर्ब में चेंज होगा। नो मोर इन द वर्ल्ड, तो आंसर क्या है, सुनील एक्सक्लेम विद सोरो दैट मोहन वॉज नो मोर इन द वर्ल्ड। अब ये एक्सक्लेम विद सोरो क्यों आया, अलास के कारण। सुनील ने दुख के साथ कहा कि मोहन इस दुनिया में नहीं रहा। सुनील एक्सक्लेम विद सोरो दैट मोहन वॉज नो मोर इन द वर्ल्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है, पायल सेड वॉट ब्यूटीफुल फ्लावर, पायल ने कहा कितना सुंदर फूल है, तो इससे भी सरप्राइज हुआ। पायल एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ध्यान रखना, पायल एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट, अब यहाँ पर सी द ऑब्जेक्ट लाना है, द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। क्यों लिखा कि वॉज वर अपन को मन से लगाना पड़ेगा, तो पायल एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अगला है, पापा सेड टू मी ब्रेवो यू हैव डन वेल, पापा ने मुझे कहा शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया है। पापा अपलोडेड मी सेइंग, पापा ने मुझे ये कहते सराहने करते हुए कहा दैट आई हैड डन वेल, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया। यू आने पर यहाँ देखेंगे हैव एज हैड में बदलता है, बाकी कोई चेंज करना नहीं है, और इसमें थोड़ा ध्यान रखें, मतलब आपको चेंज करते समय शब्दों का ध्यान रखें। ब्रेवो आने पर अपलोडेड मी सेइंग का प्रयोग करेंगे, यानी अपलोडेड सेइंग ये प्रयोग करेंगे। अब अगला हमारा चौथा जो सेंटेंस है, सी सेड अलास आई एम रूइन, उसने कहा दुख है मैं लुट गई, या रूइन का मतलब बर्बाद हो गई, तो ये ध्यान रखना। सी एक्सक्लेम विद सोरो, ये अलास आते क्या लिखा है, सी एक्सक्लेम विद सोरो दैट सी वॉज रूइन। सी वॉज रूइन क्यों आया कि यहाँ पर ध्यान रखना इज एमआर है, इज एमआर हमेशा वॉज वर में चेंज होता है, तो सी एक्सक्लेम विद सोरो दैट सी वॉज रूइन। प्यारे विद्यार्थियों, अब ये टेक्स्ट एक्सरसाइज है बोर्ड ऑफ ऑल, जो ऑल बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये 2024 में क्वेश्चन आया था। कितना सरल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू आर गुड स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को कहा तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। प्यारे विद्यार्थियों, इसके नीचे आंसर शीट हैं और आप आंसर शीट से अपना आंसर मैच कर सकते हैं। मैं यही बता देता हूँ ऐसे ही, द टीचर सेड टू टोल्ड में बदल गया, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, दोनों वाक्य को जोड़ा क्योंकि एसेटिव सेंटेंस हैं तो यहाँ दैट लग गया। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट, यू आने पर पास में देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट है, दे हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर्ब में बदलेगा, गुड स्टूडेंट रहेगा। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर गुड स्टूडेंट्स, दे वर गुड स्टूडेंट्स। ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा है, ही सेड टू मी डिड यू रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल, उसने मुझे कहा क्या तुमने स्कूल जाने से पहले अखबार पढ़ा है। तो डिड का मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, इसका भी आंसर नीचे पड़ा है, एक्सरसाइज में दे रखा है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सबसे पहले वाक्य रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से, तो इसमें इफ दोनों आरवी और आरएस इफ से जुड़ेंगे, किससे जुड़ेंगे, इफ से। सेड टू किस में चला जाएगा, आस्क्ड में।
ही आस्क्ड मी इफ, यू आने पर यहाँ इफ आई हैड रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल, क्या बना, ही आस्क्ड मी इफ आई क्यों लगा कि ये यू में यहाँ देखा, और इफ क्यों लगा कि ये वाक्य RS रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। प्यारे विद्यार्थियों, 2023 में ये 2 क्वेश्चन इस तरह से आए हैं। सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, प्लीज जब कभी आता है तो रिक्वेस्टेड, सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज होता है, प्लीज को हटा दिया जाता है और इसकी जगह हमेशा क्या कनेक्टिव लगेगा, टू। कैसे आंसर होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, अब या मी आने पर आगे देखेंगे टू गिव हिम, और योर आने पर माँ यहाँ देखेंगे, ध्यान रखना। ही आस्क्ड मी इफ, ध्यान रखना, ही आस्क्ड मी, यहाँ पर ध्यान रखना प्लीज से शुरू आए तो यहाँ पर सेड टू किस में जाएगा, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, क्या आंसर हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हट गया, प्लीज और काइंडली हट जाते हैं तो यहाँ पर टू से कनेक्टिव टू लगता है, यहाँ पर ध्यान रखना। टू गिव मी आने पर आगे देखना है, ही का हिम हो जाएगा, योर आने पर ऑब्जेक्ट देखना है, मी का माई हो जाएगा, तो आंसर बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। ये एक अगला आगे का आंसर है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो आंसर है ये भी इंट्रोगेटिव बदला हुआ है और सेड टू हमेशा आस्क्ड में बदलेगा। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, अब यू आने पर यहाँ देखेंगे, ध्यान रखना मी का वापस आई बन जाएगा क्योंकि WH वर्ड के बाद आई एनी सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग। अब आपको दिमाग में रखना, यू यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखा तो आई बन गया, मी का आई बनता है, इज MR वॉज वन बदला, और RV और RS ये किससे जुड़ रहे हैं, RV और RS ये WH वर्ड से, जो कोई कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। अब हमारा सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन मॉडल पेपर 2022 का क्वेश्चन देखे तो इस तरह से था, आर्ची सेड टू मी आई रेस्पेक्ट यू, तो आर्ची टोल्ड मी दैट, आई आने पर यहाँ देखेंगे सी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म चेंज होगी, सी रेस्पेक्टेड, और यू आने पर यहाँ देखेंगे तो मी का मी रहेगा। आर्ची टोल्ड मी दैट सी रेस्पेक्टेड मी, आरती ने मुझे कहा कि वह मेरा सम्मान करती है। तो आंसर इस तरह से है। सेकेंड हमारा सिड सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश, सिद्ध सेड टू मी, तो ये ध्यान रखना इंट्रोगेटिव मार्क्स लिखा नहीं लेकिन है। सिद्ध सेड टू किस में बदल गए, आस्क्ड में, सिद्ध आस्क्ड मी, दोनों वाक्य को जोड़ेंगे तो इफ से, और यहाँ पर आ गया इफ के बाद चाहिए सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे, इफ आई डू डज, ध्यान, इफ फर्स्ट डू डज का मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है और फर्स्ट फॉर्म हमेशा किससे बदलती, सेकेंड फॉर्म में। तो आंसर क्या बना, सिद्ध आस्क्ड मी इफ आई लर्न इंग्लिश, आई, आप इसमें ये फर्स्ट फॉर्म किससे बदली, सेकेंड फॉर्म, आई लर्न इंग्लिश। और अब ये 19 के क्वेश्चन है, निशा सेड टू हर सिस्टर आई हैड समथिंग टू शो यू, निशा ने अपनी बहन को कहा मुझे तुम्हें कुछ दिखाने से नफरत है। तो आंसर बहुत इजी है, सिंपल एसेटिव सेंटेंस है, सेड टू टोल्ड में हो जाएगा, निशा टोल्ड हर सिस्टर दैट, आई आने पर सीधा आगे देखना है, निशा लड़की है, दैट सी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म हेटेड समथिंग टू शो, यू आने पर यहाँ देखेंगे हर, लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम। तो वापस समझा रहा हूँ, निशा टोल्ड हर सिस्टर दैट सी हेटेड समथिंग टू शो हर। अगला क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन, टेक दीज टैबलेट्स एवरी डे बिफोर यू गो टू बेड। आंसर है द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, अब ये वर्ब से शुरुआत तो कनेक्टिव लगेगा टू, और नीचे इसका आंसर दे रखा है द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक, दीज का दोज हो जाएगा, टू टेक दोज टैबलेट्स एवरी डे बिफोर, यू आने पर बिफोर ही गो टू बेड, बिफोर ही गो टू बेड। अगला है
मिस्टर राजौरा सेड टू हिज वाइफ, वाई डोंट यू स्लीप अर्ली। मिस्टर राजौरा ने अपनी पत्नी को कहा, तुम जल्दी क्यों नहीं सोती हो, वाई डोंट यू स्लीप अर्ली, तुम जल्दी क्यों नहीं सोती हो। तो यहाँ ध्यान रखना, और यहाँ पर ये सेंटेंस WH वर्ड का है, यानी इंट्रोगेटिव मार्क्स लगेगा, तो ध्यान रखना। मिस्टर राजौरा सेड टू किस में चला गया, आस्क्ड में। मिस्टर राजौरा आस्क्ड हिज वाइफ, वाई सी, यू आने पर ऑब्जेक्ट देखेंगे, हिज वाइफ सी, वाई सी डिडंट स्लीप अर्ली। डू नॉट और डज नॉट डिडंट में चेंज होता है, वापस समझा रहा हूँ। मिस्टर राजौरा आस्क्ड हिज वाइफ, वाई WH वर्ड का WH वर्ड, इसमें कोई कनेक्टिव नहीं लगेगा, वाई फिर सब्जेक्ट चाहिए, यू आने पर यहाँ देखा, वाई सी डिडंट, डू नॉट और डिडंट में चेंज हो जाएगा, स्लीप का स्लीप, अर्ली यानी जल्दी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, द पुअर बेगर सेड गिव मी समथिंग टू ईट। भिखारी ने, गरीब भिखारी ने कहा, मुझे खाने के लिए कुछ दो। द पुअर, अब ध्यान रखना ये रिक्वेस्ट हो रहा है, द पुअर बेगर रिक्वेस्टेड टू, द पुअर बेगर रिक्वेस्टेड टू गिव मी आने पर टू गिव हिम समथिंग टू ईट, यानी वापस समझा रहा हूँ, द पुअर बेगर रिक्वेस्टेड, द पुअर बेगर रिक्वेस्टेड टू, अब किससे जुड़ रहा है, टू गिव हिम। हिम क्यों आया, मी आने पर आगे देखेंगे इसलिए हिम आया, समथिंग टू ईट। द पुअर बेगर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम समथिंग टू ईट। प्यारे विद्यार्थियों, 18 में ये क्वेश्चन आया है, आप अच्छी तरह से समझें, और इसी तरह से ये इसके आंसर नीचे हैं। 17 में ये क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना, और 16 में ये क्वेश्चन आए हैं, अच्छी तरह से समझना है, और इसी के बाद 15 में ये क्वेश्चन आए हैं, इनको अच्छी तरह समझना है। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 2014 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो इसके भी आंसर हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने आंसर सीट हैं, और मैंने नियम 5 सेंटेंस के बता दिए हैं। वाक्य सबसे पहले एसेटिव बताया, जिसमें सेड टू टॉल्ड में बदलता है। फिर हमने इंट्रोगेटिव पर चर्चा की, जिसमें सेड टू आस्क्ड में बदलता है। फिर हमने इम्पेरेटिव में बात की, जो टू से जुड़ते हैं। फिर हमने ऑप्टेटिव से बात की, उसमें विज वगैरह लगता है, दैट लगता है, और मे से शुरू होता है। हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बात की, वहाँ कनेक्टिव दैट से जुड़ता है। और ये सारे बोर्ड के एग्जाम्पल हैं, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और आंसर, और ये आंसर सीट आपके सामने है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से कर लेना। 24 में ये क्वेश्चन आया था, द टीचर वाला क्वेश्चन 2024 में बोर्ड में, तो ध्यान रखना ये दोनों 2024 में आ गए हैं। इसी पैटर्न पर आपके 23, 22 ये सारे क्वेश्चन आए हैं। आप अच्छी तरह से अपने आंसर मैच कर लेना। अगर कहीं भी समझ में नहीं आए, कोई कन्फ्यूजन हो, आपके माइंड में कोई डाउट हो, तो आप हमें निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम अगले चैप्टर में आपका डाउट क्लियर कर सकें। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल so that we may send you our next important chapter very soon. Thank you very much. Goodbye. We will see you in our next video. प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने रिपोर्टेड स्पीच, जिसे नरेशन, जिसे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, चर्चा की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आप अच्छी तरह से समझे होंगे। और आप कहीं भी समझ में नहीं आने पर हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें, और बोर्ड की परीक्षा में कोशिश करने की पूरी कोशिश करें कि आपका एग्जाम्पल सही हो। मैंने एग्जाम्पल के जरिए सब समझाया है। थैंक यू वंस अगेन for watching our video. We will see you in our next video. Thank you once again.